जय गुरुदेव। अब नेक्स्ट, अब एनिमा से रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अपन ने कल पढ़ा था एनिमा क्या होता है और एनिमा का जो सिंपली क्लासिफिकेशन है और उनके जो क्लासिफिकेशन है उनका बॉडी के अंदर क्या क्या यूजेज है वो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में इसके की पॉइंट्स है, जो मेन की पॉइंट्स है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कि जब हम एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं तो उस कंडीशन में अपन को रेक्टल कैथेटर का यूज करना होता है। तो उस रेक्टल कैथेटर की साइज़ अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। रेक्टल कैथेटर की साइज़ अलग अलग होती है। जैसे अडल्ट पर्सन है तो उस कंडीशन में एनिमा जब एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें रेक्टल कैथेटर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अडल्ट के अंदर 22 से 30 फ्रेंच जो रेक्टल कैथेटर है उसकी साइज़ होती है, वो 22 से 30 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर यूज किया जाता है अडल्ट के अंदर। बच्चों के अंदर, चिल्ड्रेन के अंदर 14 से 18 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर यूज किया जाता है और इन्फेंट के अंदर 12 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर यूज किया जाता है। ये तो हो गया रेक्टल कैथेटर की साइज क्या क्या होती है अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड है इंसर्शन, यानी कि रेक्टल कैथेटर उसको जो इंटरनल स्पिंटर और जो एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर है एनस का, उन दोनों को समान ही समझना है। और जो रेक्टल कैथेटर होता है उसको कितना इंसर्ट करना होता है अंदर की ओर एनस के अंदर, तो इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंटर है एनस का, तो उसको दोनों को सेम ही मानना है और उस कंडीशन में अपन को कितना इंसर्ट करना है, ये अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी कैटेगरी है, अलग अलग इनकी भी साइज़ है। जैसे अडल्ट है तो अडल्ट पर्सन के अंदर 3 से 4 इंच रेक्टल कैथेटर को अंदर की ओर एनस के इंटरनल स्पिंटर में 3 से 4 इंच इंसर्ट किया जाता है। बच्चों के अंदर 2 से 3 इंच रेक्टल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और इन्फेंट जो 1 साल के बच्चे हैं उनके अंदर 1 से 1.5 इंच रेक्टल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। अब थर्ड है अमाउंट, यानी कि जो एनिमा यूज किया जाता है तो अलग अलग जो 2 प्रकार का इवाक्यूएंट एनिमा और रिटेंट एनिमा, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से है, लेकिन ये भी अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका अमाउंट अलग अलग फिक्स किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। जैसे अडल्ट पर्सन है तो उस कंडीशन में इवाक्यूएंट एनिमा, यदि किसी पर्सन को इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर करना है और वह एडल्ट है तो उस कंडीशन में 500 से 1000 ml इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है। और उसी एडल्ट पर्सन में यदि रिटेंड एनिमा एडमिनिस्टर करना होता है तो उसमें 100 से 150 ml एडमिनिस्टर किया जाता है रिटेंड एनिमा। इसी प्रकार यदि चिल्ड्रेन है इसी प्रकार से यदि चिल्ड्रेन है और उसको इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर करना है, चिल्ड्रन को इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर करना है, तो उस कंडीशन में उसकी जो अमाउंट होगी वो 250 से 500 ml होती है। और चिल्ड्रेन के अंदर यदि रिटेंड एनिमा एडमिनिस्टर करना है तो 50 से 100 ml रिटेंड एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसी प्रकार इन्फेंट के अंदर इवाक्यूएंट एनिमा अगर एडमिनिस्टर करना है तो 250 ml से कम इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है। और रिटेंड एनिमा यदि इन्फेंट है और उसमें रिटेंड एनिमा एडमिनिस्टर करना है तो 50 ml से कम रिटेंड एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है। अब इसी प्रकार फोर्थ है टेम्परेचर जो एनिमा होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितना होना चाहिए। यदि बच्चों के अंदर है और इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर किया जा रहा है बच्चों के अंदर तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका एनिमा का टेम्परेचर होना चाहिए। और यदि अडल्ट पर्सन के अंदर इवाक्यूएंट एनिमा एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो उसका टेम्परेचर 110 से 125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसी प्रकार यदि चाहे रिटेंड एनिमा का टेम्परेचर है, चाहे वो अडल्ट हो, इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, तीनों में सेम कंडीशन है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रिटेंड एनिमा का टेम्परेचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है एनिमा कैन की हाइट कितनी होती है। जैसे अपन एनिमा अगर यूज़ करते हैं तो उसमें एनिमा कैन होता है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। एनिमा कैन की हाइट है
यानी इवैक्यूएंट एनीमा के लिए एनीमा कैन की हाइट 45 सेंटीमीटर या 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दो अलग अलग है। जैसे इवैक्यूएंट एनीमा के लिए एनीमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए और रिटेंड एनीमा के लिए एनीमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें सिंपली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि इवैक्यूएंट एनीमा यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एनीमा कैन की हाइट में 45 सेंटीमीटर या 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि हम रिटेंड एनीमा यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एनीमा कैन है उसकी हाइट है वो 8 इंच या 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, यदि पेशेंट में एनीमा तो अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यदि पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेन कर रहा है तो उस कंडीशन में यदि पेशेंट एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेन कर रहा है तो एनीमा को टेम्परेरी स्टॉप करना होता है और फिर स्लो रेट से वापस से रीस्टार्ट करना चाहिए। और जब भी हम अपन एनीमा एडमिनिस्टर करते हैं तो उस कंडीशन में मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एनीमा एडमिनिस्टर करते समय कौन सी पोजीशन का यूज़ किया जाता है, पेशेंट की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन आंसर आता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर एनीमा एडमिनिस्टर किया जाता है। और यदि लेफ्ट लेटरल पोजीशन यदि ऑप्शन में नहीं आए तो उस कंडीशन में सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन यूज किया जाता है। सिंपली लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा। अब यदि यदि रिटेंड एनीमा एडमिनिस्टर करना है, यदि किसी पर्सन में रिटेंड एनीमा एडमिनिस्टर करना है तो पेशेंट का जो फीट है उसको स्लाइटली एलिवेटेड रखना है। या रिटेंड एनीमा की कंडीशन में पेशेंट की कौन सी पोजीशन होती है, वो होती है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में ही रिटेंड एनीमा एडमिनिस्टर किया जाता है। अब नॉर्मली सॉल्यूशन क्या क्या होता है। नॉर्मली जब अपन एनीमा होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन होता है। जैसे सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा है फर्स्ट, तो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, अब एनीमा इसमें एनीमा बनाने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जैसे सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा है, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा इसके 3 एग्जांपल, एक तो होता है सोप जेली, एक होता है नॉर्मल सेलाइन और एक होता है टेप वाटर। सोप जेली बनाने के लिए सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का ही फर्दर टाइप है सोप जेली। तो सोप जेली में क्या होता है, 1 लीटर वाटर के अंदर 50 ml सोप जेली मिला करके सोप जेली एनीमा का निर्माण होता है। और नॉर्मल सेलाइन में भी क्या है कि 500 ml वाटर के अंदर 1 टीस्पून NaCl नमक मिलाया जाता है और नॉर्मल सेलाइन का निर्माण होता है। और यह भी सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा की तरह काम करता है। और थर्ड इसमें यह टेप वाटर यानी 500 ml वाटर का यूज किया जाता है। ये तो सब है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के सॉल्यूशन। अब सेकंड है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा के अंदर कौन कौन से सेकंड है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा कैसे बनता है, इसके 3 एग्जांपल है। जैसे कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल। ऑयल एनीमा होता है ना, उसमें किस प्रकार बनाया जाता है ऑयल एनीमा को, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल होता है ना, उनका 1:2 के रूप में लेते हैं। यानी कैस्टर ऑयल को 1 अनुपात में लेते हैं और ऑलिव ऑयल को 2 अनुपात में लेते हैं। इस प्रकार कैस्टर प्लस ऑलिव ऑयल को मिश्रण करके 1:2 के रूप में मिश्रण करके ऑयल एनीमा का यूज किया जाता है। ऑयल एनीमा बनाया जाता है। सेकंड है कैस्टर ऑयल, और थर्ड है स्वीट या जिंगरली ऑयल यानी कि तिल्ली का तेल भी यूज किया जाता है। ऑयल एनीमा बनाने के लिए क्या किया जाता है, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल इनका 1:2 के रूप में लिया जाता है और ये ऑयल एनीमा के रूप में काम करते हैं। सेकंड है कैस्टर ऑयल और थर्ड है स्वीट या जिंगरली ऑयल, मतलब इनको ऑयल एनीमा के रूप में यूज कर सकते हैं। और ऑयल एनीमा को एडमिनिस्टर करने के लिए कितनी अमाउंट के अंदर ऑयल एनीमा एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इसका अमाउंट दिया हुआ है 115 से 175 ml ऑयल एनीमा एडमिनिस्टर किया जाता है। और ऑयल एनीमा का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑयल एनीमा का टेम्परेचर होता है। थर्ड परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा का पहले पढ़ा था कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो इंटेस्टाइन होती है उसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए परगेटिव एनीमा का यूज किया जाता है। परगेटिव एनीमा के रूप में भी 3-4 प्रकार के परगेटिव एनीमा
यूज किया जाता है। जैसे प्योर ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन को परगेटिव एनीमा के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड है ग्लिसरीन प्लस वाटर, ग्लिसरीन और वाटर को मिला करके परगेटिव एनीमा के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन ग्लिसरीन और वाटर का अनुपात होता है 1:2, यानी डबल वाटर होता है और 1 अनुपात के अंदर ग्लिसरीन होती है। तो इस रेशियो को यूज करके परगेटिव एनीमा को यूज किया जाता है। थर्ड है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, 60 से 120 ml यदि मैग्नीशियम सल्फेट का यूज एनीमा के रूप में यूज कर रहे हैं तो यह परगेटिव एनीमा के रूप में काम करता है। और फोर्थ है ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल, यदि ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल का 1:1 अनुपात में यूज किया जाता है और उसके बाद में परगेटिव एनीमा के रूप में इनका यूज किया जाता है। परगेटिव एनीमा हो गया। और एक और 1-2-3 एनीमा, यानी 1-2-3 एनीमा के नाम से भी जाना जाता है परगेटिव एनीमा में। एक होता है 1-2-3 एनीमा, 1-2-3 एनीमा यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन प्लस वाटर, इन तीनों को मिक्स करके परगेटिव एनीमा के रूप में यूज किया जाता है। परगेटिव एनीमा के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, एक तो प्योर ग्लिसरीन और ग्लिसरीन प्लस वाटर, एक MgSO4, एक 1-2-3 एनीमा और ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल। प्योर ग्लिसरीन को परगेटिव एनीमा के रूप में यूज किया जाता है। ग्लिसरीन में वाटर के अंदर यानी डबल वाटर और ग्लिसरीन ग्लिसरीन आधे अमाउंट के अंदर, तो इन दोनों का मिश्रण परगेटिव एनीमा के रूप में किया जाता है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को यदि 60 से 120 ml मैग्नीशियम सल्फेट का यूज भी परगेटिव एनीमा के रूप में किया जाता है। और फोर्थ है 1-2-3 एनीमा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन और वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट कितना लेना है, 30 ml मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन 60 ml ग्लिसरीन और 90 ml वाटर, इन तीनों का मिश्रण करके 1-2-3 एनीमा बनाया जाता है और ये परगेटिव एनीमा के रूप में काम करता है। और ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल, इनका 1:1 अनुपात लेकर के यह परगेटिव एनीमा का निर्माण किया जाता है। फोर्थ है एंथेल्मिक एनीमा, एंथेल्मिक एनीमा के रूप में भी इन्फ्यूजन ऑफ एक्वेशिया और हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन ऑफ क्वेशिया, एंथेल्मिक एनीमा के रूप में इन्फ्यूजन ऑफ एक्वेशिया और हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इन्फ्यूजन ऑफ क्वेशिया के अंदर 15 ग्राम तो क्वेशिया होता है और 600 ml वाटर, 600 ml वाटर के अंदर 15 ग्राम क्वेशिया मिलाया जाता है और उसको इन्फ्यूज किया जाता है। तो ये एंथेल्मिक एनीमा के रूप में काम करता है। और हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन होता है ना 6%, इसका यूज अगर हम एनीमा के रूप में काम करें तो वह एंथेल्मिक एनीमा के रूप में काम में आएगा। फिफ्थ है कार्मिनेटिव या एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा, कार्मिनेटिव और एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा के रूप में टिंक्चर ऑफ टर्पेंटिन और टिंक्चर ऑफ एसोफेटिडा और मिल्क ऑफ मेलोसेज, इन तीनों को कार्मिनेटिव या एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा के रूप में काम में लेते हैं। अब टिंक्चर ऑफ टर्पेंटिन, ये किस प्रकार से सॉल्यूशन बनता है, इसमें 6 से 18 ml तो टर्पेंटिन होता है और 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन होता है। यानी 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन में 6 से 18 ml टर्पेंटिन मिलाया जाता है और यह टिंक्चर ऑफ टर्पेंटिन कहलाता है और इसको कार्मिनेटिव या एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा के रूप में काम में लेते हैं। सेकेंड टिंक्चर ऑफ एसोफेटिडा, यानी कि 6 से 18 ml एसोफेटिडा और 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार टिंक्चर ऑफ एसोफेटिडा का निर्माण होता है। और मिल्क ऑफ मेलोसेज, मेलोसेज क्या होता है, यह शुगर का प्रिकर्सर होता है। मेलोसेज क्या होता है, यह शुगर का प्रिकर्सर होता है। मिल्क ऑफ मेलोसेज यानी कि 90 से 230 ml मेलोसेज का यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मेलोसेज का, और यह कार्मिनेटिव या एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा के रूप में काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट एनीमा के रूप में भी टैनिक एसिड, एलम एंड सिल्वर नाइट्रेट का 2% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा के रूप में क्या करते हैं, 600 ml वाटर के अंदर 600 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम टैनिक एसिड मिलाया जाता है और इस प्रकार टैनिक एसिड का सॉल्यूशन का निर्माण होता है जो टैनिक एस्ट्रिंजेंट एनीमा के रूप में काम आता है। एलम यानी फिटकड़ी, 600 ml वाटर के अंदर 30 ग्राम फिटकड़ी या एलम मिलाया जाता है और ये एस्ट्रिंजेंट एनीमा के रूप में काम करती है। और सिल्वर नाइट्रेट का 2% सॉल्यूशन होता है, वो भी एस्ट्रिंजेंट एनीमा का
काम करता है। फिर है कोल्ड या आइस एनिमा। कोल्ड या आइस एनिमा इसका यूज़ किया जाता है, या फीवर या पायरेक्सिया में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर होता है 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टिमुलेंट एनिमा, शॉक या कोलैप्स की कंडीशन में स्टिमुलेंट एनिमा यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट एनिमा के रूप में ब्लैक कॉफ़ी और ब्रांडी को स्टिमुलेंट एनिमा के रूप में काम में लेते हैं। ब्लैक कॉफ़ी यानी 300 ml वाटर में 300 ml वाटर के अंदर 1 टेबल स्पून ब्लैक कॉफ़ी को मिलाया जाता है और स्टिमुलेंट एनिमा का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार 120 से 180 ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन में 120 से 180 ml ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन में 30 ml ब्रांडी मिलाया जाता है और स्टिमुलेंट एनिमा का निर्माण किया जाता है। और ये स्टिमुलेंट एनिमा शॉक एंड कोलैप्स की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन में स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। ओपियम पॉइजनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। अब है इमोलिएंट एनिमा किस में यूज़ किया जाता है? डायरिया को ठीक करने के लिए। इमोलिएंट एनिमा किन से मिलकर बना होता है? स्टार्च मेलिसेज प्लस ओपियम 1 या 2 ml। ओपियम यानी इमोलिएंट एनिमा होता है ना, वो 1 या 2 ml में ही इंसर्ट किया जाता है। और ये किस से मिलकर बना होता है? ओपियम और स्टार्च मेसिलेस प्लस ओपियम से मिलकर बना होता है इमोलिएंट एनिमा। और इमोलिएंट एनिमा डायरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इमोलिएंट एनिमा कितना यूज किया जाता है? 1 से 2 ml। अब नेक्स्ट है सीडेटिव एनिमा के रूप में क्लोरल हाइड्रेट, पैराएल्डिहाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इन तीनों का यूज ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की जाती है ये डोज, और ये सीडेटिव एनिमा के रूप में यूज की जाती है। क्लोरल हाइड्रेट, पैराएल्डिहाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इन तीनों का यूज सीडेटिव एनिमा के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनेस्थेटिक एनिमा के रूप में एवर्टीन ड्रग होती है ना, उसको एनेस्थेटिक एनिमा के रूप में यूज किया जाता है। न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है? ग्लूकोज सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, अनपेप्टोनाइज्ड मिल्क, इनका यूज न्यूट्रिएंट एनिमा के रूप में किया जाता है। और बेरियम एनिमा के रूप में किस चीज़ को यूज किया जाता है? बेरियम सल्फेट का 2 से 3 पिंट बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। और एक पिंट में 500 ml बेरियम सल्फेट होता है। एक पिंट में 500 ml बेरियम सल्फेट होता है। और बेरियम एनिमा में बेरियम सल्फेट 2 से 3 पिंट यूज किया जाता है। केएक्सिलेट एनिमा किस में यूज किया जाता है? यह हाइपरकेलेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए केएक्सिलेट एनिमा का यूज किया जाता है। और यह केएक्सिलेट एनिमा किन चीज़ से मिलकर बनाता है? 50 ग्राम रेसिन, 50 ml सार्बिटोल और 150 ml वाटर, टेप वाटर होता है, उनके मिश्रण से केएक्सिलेट एनिमा का निर्माण होता है। और के जो 50 ग्राम रेसिन होता है, रेसिन को यह तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये इसमें क्या होता है? सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट, इसको सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट भी कहते हैं रेसिन को। यानी कि 50 ग्राम रेसिन मिलाया जाता है, 50 ml सार्बिटोल और 150 ml वाटर के अंदर मिश्रण किया जाता है और केएक्सिलेट एनिमा का निर्माण होता है। अब मेथड, किन मेथड के द्वारा एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है? एनिमा कैन एंड ट्यूब मेथड, यदि लार्ज अमाउंट के अंदर एनिमा इंसर्ट करना है, लार्ज वॉल्यूम के अंदर यदि एनिमा इंसर्ट करना होता है तो एनिमा कैन एंड ट्यूब मेथड का यूज किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम के अंदर यदि एनिमा इंसर्ट करना है तो एनिमा कैन एंड ट्यूब मेथड का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा। यदि स्मॉल अमाउंट के अंदर एनिमा एडमिनिस्टर करना है तो फनल एंड कैथेटर मेथड का यूज किया जाता है। स्मॉल अमाउंट के अंदर यदि एनिमा एडमिनिस्टर करना होता है तो फनल या कैथेटर मेथड का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है ऑयल एनिमा। ग्लिसरीन या सिरिंज, यदि वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर एनिमा एडमिनिस्टर करना होता है तो उसमें ग्लिसरीन सिरिंज का यूज किया जाता है। इसमें ग्लिसरीन इसका एग्जांपल है। और ड्रिप मेथड यानी स्लो रेट में यदि न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर करना है न्यूट्रिएंट एनिमा के रूप में तो
ड्रिप मेथड का यूज किया जाता है। और कौन कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसमें एनिमा को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। सबसे पहले कार्डियक या किडनी डिजीज, यदि किसी पेशेंट को कार्डियक या किडनी डिजीज की कंडीशन है तो उस कंडीशन में एनिमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यदि पेशेंट का आईसीपी या ग्लूकोमा की कंडीशन, आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एनिमा। और एपेंडिसाइटिस और बाउल परफोरेशन यानी बाउल में छेद हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एनिमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और यदि रिसेंटली रेक्टल और प्रोस्टेट सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी एनिमा को यूज़ नहीं करना है। जय गुरुदेव।